राम जी की आत्मकथा के पहले खंड मुर्दैया के पहले उपखंड का हमने पिछले एपिसोड में समापन कर दिया था, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी पारिवारिक पृष्ठभूमि का जिक्र किया था और साथ ही समापन के समय ये बताया था कि किस प्रकार उनके स्कूली जीवन की शुरुआत हुई। उस उपखंड का नाम था भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि। आज हम उसके दूसरे उपखंड का पाठन शुरू करेंगे, तो चलिए मेरे साथ पाठन शुरू करते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूँ। जय भीम, हुल जौहार। दूसरे उपखंड का विषय है मुर्दैया तथा स्कूली जीवन। इसमें तुलसीराम जी अपने स्कूली जीवन में क्या क्या उन्होंने परेशानियां झेली, किस तरह वे पढ़ाई में थे, किस तरह के मास्टर थे, किस तरह की स्कूल हुआ करते थे, उन सब का सविस्तार जिक्र करेंगे। और साथ ही साथ जहां भी मैं मुनासिब समझूंगी, जूठन का जिक्र हम साथ साथ उल्लेख लेते हुए चलेंगे, क्योंकि दोनों की जो पृष्ठभूमि है वह यूपी के ही पृष्ठभूमि है। दोनों आत्मकथाओं की जो मूल रूप से है, तो कहाँ कहाँ किस किस तरह के बदलाव और साम्यता और विरोधाभास उसमें है, हम उसकी भी चर्चा करते चलेंगे। स्कूल ले जाने से पहले पिताजी गांव के अमिका पांडे के पास साईत यानी शुभ दिन का मुहूर्त पूछने गए। अमिका पांडे शादी विवाह से लेकर फसल बोने तथा काटने तक की साईत बताने के लिए मशहूर थे। उनकी इस विद्या का रहस्य था उनके पास 1 फीट लंबी और उसकी आधी चौड़ाई वाली एक पुस्तिका होती थी, जिसे वह पतरा कहते थे। वह इसे एक लाल कपड़े में बांधकर बड़े जतन से रखते थे तथा किसी को छूने नहीं देते थे, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी नहीं। इसलिए यह अत्यंत रहस्यमयी बना हुआ था। गांव के दलितों के बीच ये मान्यता थी कि अमिका पांडे का पतरा सीधे आसमानी देवलोक से ब्रह्मा जी ने गिराया है। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का दिन भी अमिका पांडे ही बताते थे। जाहिर है वह ग्रहण उनके द्वारा बताए गए दिन को ही लगते थे, जिसे दलित पांडे का एक अजूबा चमत्कार समझते थे। साइट बताने के लिए अमिका पांडे उस पतरा को कोई भी पन्ना खोलकर आंखें मूंदकर अपनी तर्जनी उंगली पर उस पर इधर उधर फेरते और किसी एक स्थल को रोककर उंगली के नीचे अंकित दिन को साइट निर्धारित कर देते थे। यह सब देखकर दलितों के बीच यह भी अटूट विश्वास था कि अमिका पांडे के उसी पतरे में सारे वेद पुराण छिपे हुए हैं। इन सारे चमत्कारों की हकीकत यह थी कि उनका वह रहस्यमय पतरा एक छुपा हुआ पंचांग था, जो वाराणसी से हर साल प्रकाशित होता था। तो इसीलिए अशिक्षा का प्रचार हमारे लोगों के बीच में रखा गया कि ना तो ये किसी चीज के बारे में जान सकें, कोई साइंटिफिक अप्रोच ये लोग ना कर सके, जिससे कि अंधविश्वासों को हमेशा सहारा मिलता रहे। तो मेरिट का भी यहाँ जगह जगह जिक्र है कि मेरिट किस तरह डिसाइड की गई है, अशिक्षित रख के एक बड़े तबके को देश के। अमिका पांडे ने अपने इसी चमत्कार से मेरे स्कूल जाने के दिन को मंगलवार तय किया। हिंदू रीति से आषाढ़ का महीना था। स्कूल जाने का वह पहला दिन मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि पिताजी मुझे अपने कंधों पर बैठाकर स्कूल ले गए थे। उसी पूर्वोक्त शिव मंदिर के पास स्थित स्कूल का नाम था प्राइमरी पाठशाला शेरपुर कुटी। मेरे गांव से 1.5 किलोमीटर दूर इस स्कूल से लगभग 1 फरलांग पहले एक नाला पड़ता था, जिसमें बरसात के दिनों में अक्सर बाढ़ आ जाती थी, जिसके कारण छात्रों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। मेरे पिताजी बड़े उदार किस्म के व्यक्ति थे, इसलिए वे हर बरसात में जब भी बाढ़ आने पर मुझे स्कूल ले जाते, उस नाले के पास खड़े दर्जनों बच्चों को भी अपने कंधे पर बारी बारी से बिठाकर नाला पार कराते थे। उनके इस चरित्र ने उन्हें उस प्राइमरी पाठशाला में बहुत लोकप्रिय बना दिया था। इतना ही नहीं, उस स्कूल के 5 अध्यापकों में से 3 नाले के इस पार 6-7 किलोमीटर दूर स्थित विभिन्न गांवों से आते थे। उन्हें भी कभी कभी सीने के बराबर तक पानी भर जाने पर बच्चों की तरह अपने कंधों पर बिठाकर नाला पार कराते थे। विशेष रूप से शाम के समय बाढ़ आने पर अनेक बच्चे और तीनों अध्यापक नाले के उस पार इंतजार करते रहते थे, यह सोचकर कि मेरे पिताजी अवश्य आएंगे, और ऐसा ही होता था। बहुत से छात्र स्कूल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर उस नाले पर बने एक पुल से दूर दूर स्थित गांव से चले जाते थे। तो ये है कि आप जो काम करते हैं उसका बहुत गहरा प्रभाव आपके बच्चों के जीवन पर पड़ता है।
जूठन में भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जिक्र करते हैं इस तरह का कि किस प्रकार उनके पिताजी ने त्यागी मास्टर जी को ललकारा कि क्यों उनके बेटे के से झाड़ू लगवाई जाती है स्कूल में। और उस बात का जिक्र ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कुछ यूं करते हैं कि यूं तो मेरे पिताजी में कई कमजोरियां थी, लेकिन उस रोज जो मोड़ मेरे जीवन को मेरे पिताजी ने दिया उसका मेरी शख्सियत पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो इसीलिए यदि बच्चे अपने पिताजी को हमेशा झुकी हुई रीढ़ में देखेंगे तो क्या उनको मतलब रिबेल करने का सोसाइटी में कोई शिक्षा उन्हें प्राप्त नहीं होगी। इसलिए यदि आप बोलते हैं, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो आपके बच्चों में वो ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसमिट होता है, जाता है। तो इसीलिए मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि अपने आप से भागने की बजाय अपने को पहचानें, बच्चों को आने वाले भविष्य के लिए तैयार करें। इस प्रक्रिया में जब मैं पहले दिन स्कूल पहुंचा तो नाम लिखते हुए अध्यापक मुंशी राम सूरत लाल ने पिताजी से पूछा कि ये कब पैदा हुआ था। जवाब मिला 4-5 साल पहले बरसात में। मुंशी जी ने तुरंत बरसात का मतलब 1 जुलाई 1949 समझा और यही दिन हमेशा के लिए मेरे जन्म से जुड़ गया। चूंकि उस जमाने में दलितों के बीच निरक्षरता के चलते बच्चों के जन्मदिन का लेखा जोखा या कुंडली आदि का कोई प्रचलन नहीं था, इसलिए लगभग सभी माँ बाप ऋतुओं से ही अपने बच्चों के नाम के दिन को जोड़ देते थे। यही कारण था कि उस समय के अध्यापक बरसात बताने पर हर एक का जन्मदिन 1 जुलाई, जाड़ा बताने पर 1 जनवरी तथा गर्मी बताने पर 1 मार्च लिख देते थे। मैं समझती हूँ एक बेहद रोचक होने के साथ साथ महत्वपूर्ण आंकड़ा है। और अब मैं जब भी किसी लेखक की जीवनी पढ़ूंगी तो मैं इन आंकड़ों को बेहद तवज्जो दूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि वाकई इसके पीछे निरक्षरता थी या उनके माता पिता पढ़े लिखे थे और उनका जो जन्म तिथि है वे सही है या नहीं। इसकी मैं कभी कभी पड़ताल सोच रही हूं कि पड़ताल करूं। हाँ जी, यही कारण था कि उस समय के अध्यापक बरसात बताने पर हर एक का जन्मदिन 1 जुलाई, जाड़ा बताने पर हर एक 1 जनवरी तथा गर्मी बताने पर 1 मार्च लिख देते थे। यही फॉर्मूला भारत के अनेक गांव में आज भी प्रचलित है। परिणाम स्वरूप नौकरी पेशे वाले अधिकतर दलित इन्हीं तारीखों पर रिटायर हो जाते हैं। ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण आंकड़ा है, इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए। हर चीज की पड़ताल हम अंबेडकर नामा की टीम नहीं कर सकती। कुछ जिम्मेदारी यदि आप लोग भी उठाएंगे तो और भी रोचक और महत्वपूर्ण तथ्य और आंकड़े सामने आएंगे। उन दिनों स्कूल खुलने से पहले ही सारे नए बच्चों के नाम लिखे जाने का प्रचलन था। हमारी पहली कक्षा में कुल 43 बच्चे थे, जिनमें 3 लड़कियां थीं। रोल नंबर के हिसाब से कक्षा में टाट पर बिठाया जाता था। पहली पंक्ति रोल नंबर 1 से शुरू होकर 13 पर समाप्त हो गई। शेष 2 पंक्तियों में इसी क्रम में 15-15 बच्चे बैठते थे। मेरा नाम और स्थान पहली कतार में रोल नंबर 5 के साथ होता था। इन 13 बच्चों में मेरे अलावा चिकुरी, रमझू, बाबूराम, यदुनाथ, मुलकू, रामकेर, दल सिंगार, जग्गन, रामनाथ, बिरजू, बाबूलाल तथा मेवा थे। बहुत ताजुब होता है कि इतने बचपन में भी अपने जो उनके क्लासमेट्स थे तुलसीराम जी के, उनके नाम उन्हें बाकायदा याद हैं। और आखिरी का नाम मेवा, ये मेरे सबसे बड़े मामा जी का भी था नाम, मेवालाल। शीघ्र ही इस तरह का रहस्य उजागर हो गया। हम सभी दलित थे। मुंशी जी की उपस्थिति में हमें कोई अन्य बच्चा नहीं छूता था। ऐसे ही वातावरण में शुरू हुई मेरी शिक्षा। पहले दिन कक्षा में मुंशी जी ने सिखाया था कि जब हाजिरी के लिए नाम पुकारा जाए तो उठकर खड़ा हो जाना है और बोलना है कि उपस्थित मुंशी जी। इसके बाद दूसरा पाठ पढ़ाया गया कि पेशाब लगने पर खड़ा होकर दाएं हाथ की छोटी उंगली दिखाना है। और इस संकेत का तो आज भी भरपूर इस्तेमाल होता है। शुरू में अधिकतर बच्चे उपस्थित शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते थे, जिससे मुंशी जी अविलंब गालियों की बौछार कर देते थे। विशेषकर दलित बच्चों को वे चमरकिट कहकर अपना गुस्सा प्रकट करते थे। और जहां तक मुझे याद है, जूठन में यही शब्द चूहड़े था।
शायद ये इसीलिए था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी वाल्मीकि समुदाय से आते थे और तुलसी राम जी चमार समुदाय से ताल्लुक रखते थे, तो थोड़ा बहुत फर्क जरूर रहा होगा संबोधनों में और बाकी चीजों में। वे छोटी छोटी गलती पर बच्चों से ही अरहर के बड़े बड़े डंठल तुड़वाकर मंगाते और उसी से उनकी हथेली पर जोर जोर से मारते तथा साथ में गालियां भी देते जाते। इस तरह पहली ही कक्षा में मुंशी जी का आतंक बच्चों पर छा गया था। उस समय प्राइमरी स्कूल में कागज पर लिखने का चलन नहीं के बराबर था। सिर्फ कक्षा 5 में कागज पर कुछ कुछ पढ़ाई लिखाई शुरू की जाती थी। बाकी सारी पढ़ाई लिखाई हर छात्र लकड़ी की पटरी पर करता था। करीब 15 इंच लंबी और 9 इंच चौड़ी पटरी को गांव के लोहार ही बसूले से गढ़कर और रंदा से रगड़कर चिकना बना देते थे, किंतु उस पर लिखने लायक बनाने के लिए छात्र रोज पोचारा से रंग कर पटरी को धूप में सुखाते थे, जिसके बाद चुल्ला से रगड़कर खूब चमकाया जाता। उसके बाद उस पर दूधिया के घोल से नरकट की बनी कलम के द्वारा लिखा जाता था। काला पोचारा बनाने की विधि बड़ी विचित्र होती थी। हर छात्र द्वारा अपने घर मिट्टी के तेल से जलने वाली ढिबरी की लौ के ऊपर एक परई अर्थात मिट्टी का बना छिछला कटोरा ओगठा दिया जाता था, जिस पर करीब 1 घंटा बाद ढेर सारा गुल जम जाता था। गुल मतलब मुझे याद है दिवाली पर मम्मी पापा भी इस तरह से किया करते थे कि एक के ऊपर एक दिए रखकर नीचे जो जिसको चौमुखा दिया बोला जाता है उसकी सारी लौ एक तरफ करके उल्टा करके दिया उसके ऊपर रख दिया जाता था और धीरे धीरे सारी रात जलने के कारण उसके ऊपर कार्बन जो था उल्टे किए गए दिए में जम जाया करता था। तो उसी से ये लोग इंक जिसको बोलते हैं, जिसको कि यहाँ पे पोचारा बोला गया है, बनती थी। इसी बात का जिक्र यहाँ पर किया गया है। शायद जब मैं जल्दी जल्दी पढ़ रही हूं तो आप उसको कनेक्ट ना कर सके, इसीलिए मैंने इसका जिक्र किया है। उसे पोचारा कहते थे। इस गुल को मिट्टी से ही बनी एक घड़िया में घोल दिया जाता, जिसे पोचारा कहते थे। एक बड़ी शीशी को चुल्ला कहते थे, जिससे पोचारा लगाने के बाद पटरी को चूला जाता था। गिनती सीखने के लिए हर छात्र को अपने घर से पटसन के सूखे सफेद डंठल को 1-1 फीट लंबा तोड़कर उसे लाल, पीले, हरे और नीले रंग में अलग अलग रंग कर स्कूल ले जाना पड़ता था। इन डंठलों को लग्गा या संठा कहा जाता था। लेखन पठन सामग्री के रूप में पहली शिक्षा में मेरे पास यही सामान, यानी एक लकड़ी की पटरी, एक घड़िया, दूधिया का घोल, एक नरकट की कलम, एक भरू की पोचारा और एक चुल्ला तथा रंग बिरंगे लग्गे थे, किंतु कोई किताब नहीं थी। तो आज भी हम देखते हैं ये कुछ बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे आजकल जापानीज टेक्निक होती है एपरेटस की। बच्चों को एपरेटस जिसमें बीट्स डले होते हैं उसके जरिए काउंटिंग और गुणा भाग जो है वो सब सिखाया जाता है जापान में। और हमारे गांव में उसी तरह के सूत काट काट कर उन्हें अलग अलग रंगों में रंग कर उसी एपरेटस की तरह मेरे ख्याल से इस्तेमाल में लाया जाता होगा, जहां तक मैं इस वर्णन को समझ पा रही हूं। इन्हीं सामानों के साथ शुरू हुई मेरी चिट्ठी पढ़ने लायक क्षमता प्राप्त करने वाली युगांतकारी शिक्षा। जगह जगह हास परिहास का पुट पूरी आत्मकथा में आपको मिलेगा। मुंशी जी श्याम पट पर अक्षर लिखते और सभी बच्चों को पटरी पर वैसा ही लिखने को कहते। शुरू शुरू में डर के मारे नरकट पकड़ते ही हाथ कांपने लगता और लिखने के लिए हर कोशिश असफल हो जाती थी। और ऊपर से मुंशी जी की चमरकिट वाली गाली इतना भय पैदा कर देती कि अंतोत गतवा में स्कूल जाने के नाम से रोने चिल्लाने लगता। पिताजी ने मुझे ऐसे अवसरों पर पीटते हुए स्कूल ले जाते और साथ में ये भी कहते, स्कूले ना जाइबे तो चिट्ठियां क्या पढ़ी। किंतु मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। एक बदलाव मैंने पॉजिटिव तौर पर अपने अंदर महसूस किया है कि इन आत्मकथाओं को पढ़ते पढ़ते मैं अपने देश के बारे में, अपने लोगों के बारे में बहुत कुछ जान और समझ पाई हूं। और उसके साथ साथ जो वहां की देशज
प्रादेशिक या लोकल भाषा है उसके शब्दों को अब मैं काफी आसानी से पढ़ लेती हूँ और समझ भी लेती हूँ। पता नहीं आप लोगों में इसका कोई बदलाव पॉजिटिविटी के तौर पर आया है या नहीं, लेकिन मुझ में मैं महसूस कर रही हूँ खुद के अंदर। इसलिए कक्षा के अन्य बच्चों की अपेक्षा में काफी देर से क ख ग घ लिखना सीख पाया, वह भी साथ पढ़ने वाले एक छात्र संकटा सिंह की सहायता से। संकटा सिंह मेरे गांव के पूरब में करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित बारी गांव के एक बड़े क्षत्रिय जमींदार के बेटे थे। उनकी उम्र भी मेरे ही बराबर करीब 5-7 साल की थी, किंतु वे बहुत ही समझदार और दयालु स्वभाव के थे। वे बहुत जल्दी लिखना सीख गए थे। उस समय स्कूलों में भी छुआछूत का प्रचलन बहुत ज्यादा था और सवर्ण छात्र प्राय दलित छात्रों से नहीं मिलते जुलते थे, किंतु संकटा सिंह अपवाद थे। और याद है मुझे जूठन में भी एक जिक्र है, एक सवर्ण छात्र की दोस्ती जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से हुई थी। तो इन दोनों ही आत्मकथाओं में या बाकी भी आत्मकथाओं में भर्त्सना करने के बजाय, सवर्णों को गाली देने के बजाय, प्रतिशोध की भावना होने की बजाय जिसका जो ड्यू है उसको दिया गया है। मैंने पहले भी कहा है और हर बार कहती हूँ, यहाँ तक कि शरण कुमार लिम्बाले जी हों चाहे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हों, इन लोगों के साहित्य में कहीं भी प्रतिशोध की भावना नहीं दिखाई देती। हाँ, अपनी परिस्थितियों को लेकर इनमें गुस्सा, आक्रोश जरूर है, लेकिन दूसरे समाज से प्रतिशोध लेने की भावना नहीं है। अपने आप को स्थापित करने का जुनून इनमें जरूर दिखता है। वे हमेशा मुझसे घुल मिलकर रहते। उन्होंने ही मुझे एक बार एक तरह से मजबूर करके लिखना सिखाया था। मेरे लिए कक्षा में संकटा सिंह मुंशी जी से कहीं ज्यादा सफल शिक्षक सिद्ध हुए। वे बड़े अधिकार के साथ मुझे बार बार लिखवाने की कसरत कराते। पटरी पर लिखते लिखते जब दूधिया का घोल समाप्त होने लगता तो हम उसमें थोड़ा पानी मिला देते, जिससे वह पतली हो जाती, इसलिए अक्षर साफ नहीं बन पाते। संकटा सिंह ने इस पतली दूधिया को गाढ़ा बनाने के लिए कविता शैली में एक मंत्र सिखाया, जिसे वे मेरे साथ गाते। ये मंत्र था, ताले का पानी पताले जो, शेर भर दूधिया मोरे में आ जाओ। संकटा सिंह के सिखाने के अनुसार हम इस तथाकथित मंत्र को गाते हुए अपने हाथ को दूसरे बच्चे के पास वाली दूधिया की धरिया की तरफ फैलाकर हवा में ही अंजुलि बनाकर अपनी घरिया की तरफ वापस लाते। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती और पूरा विश्वास हो जाता कि अपनी दूधिया गाढ़ी हो चुकी है। कहने का मतलब ये कि इस तरीके से ओक बनाते, अंजुलि बनाते और उठा के दूसरे बच्चे की दूधिया से अपने उसमें उडेल देते, ताकि ये विश्वास उनका हो जाए कि अब हम लिखने लायक हमारी दूधिया गाढ़ी हो गई है। कभी कभी कुछ बच्चे आपस में इस बात पर खूब झगड़ जाते कि उनकी दूधिया मंत्र द्वारा दूसरे ने चुरा ली। ये मंत्र शीघ्र ही सभी बच्चे सीख गए थे। बीच बीच में कुछ बच्चे मंत्र द्वारा दूधिया चोरी की शिकायत मुंशी जी से भी कर दिया करते थे। फिर मुंशी जी का वही गालियों वाला स्वभाव तुरंत विस्फोटित हो जाता। चाहे जो भी हो, दूधिया गाढ़ा करने वाला मंत्र बच्चों के लिए एक अत्यंत मनोरंजक खेल था। इसी मंत्र के गाते गाते हम कक्षा 1 से 2 में पहुंच गए। कक्षा 2 में जाने के लिए मुंशी जी हर बच्चे से 2 रुपया पसकराई यानी पास कराने का घूस लिया करते थे। तो जहां पर हम देखते थे कि त्यागी बरला कॉलेज में सभी छात्र जो थे वो त्यागी ही हुआ करते थे और जानबूझकर दलित बच्चों को फेल किया करते थे, वहीं पर तुलसी राम जी की मुर्दैया में इस बात का जिक्र है कि पास कराने के लिए वे 2 रुपया रिश्वत लिया करते थे। आप होशियार हैं नहीं है, इससे मुंशी जी को या अध्यापक जी को कोई मतलब नहीं था। पैसे यदि आप दे सकते हैं तो आप पास हैं। मुझे याद है इसके ऊपर एक बेहद हास्यास्पद छोटा नॉवल हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है, नागफनी। कभी मौका लगा तो उसे भी अंबेडकर नामा के मंच से पढ़ूंगी कि किस तरह से सारी कवायद की जाती है पास होने के लिए सवर्णों द्वारा। बेहद रोचक और हास्यास्पद स्थितियों के साथ उन्होंने उसका जिक्र किया है। ये 2 रुपए मुझे बड़ी मुश्किल से घर से प्राप्त हुआ। ये पसकराई सभी अध्यापक लेते थे और जो बच्चा नहीं देता उसे फेल कर दिया जाता था।
उस स्कूल में ये प्रचलन था कि हर अध्यापक को एक बैच के छात्रों को कक्षा 1 से 4 तक लगातार पढ़ाना पड़ता था। 4 के बाद फिर वही क्रम कक्षा 1 से शुरू करना पड़ता था। कक्षा 5 को हमेशा हेडमास्टर जी पढ़ाते थे। इस तरह हमारे स्कूल में कुल 5 अध्यापक थे। मुंशी राम सूरत लाल के अलावा वंशी पांडे, हरि सिंह, बलराम सिंह और परशुराम सिंह यानी कि हेडमास्टर थे। एक बार कक्षा 3 में मेरे घर वालों ने 2 रुपया बस कराई देने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप मुंशी जी ने मुझे फेल कर दिया। ये खबर बाबू साहब बलराम सिंह को जब मालूम हुई तो उन्होंने मुंशी जी को बहुत डांटा। इसका एकमात्र कारण यह था कि मैं कक्षा 3 में पहुंचते पहुंचते उस स्कूल का सबसे तेज विद्यार्थी बन चुका था। विशेष रूप से गणित में मुझे बहुत रुचि थी। स्कूल में हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन अनेक खेल कूद में एक खेल गणित दौड़ भी की जाती थी। इसमें भाग लेने वाले विद्यार्थी कक्षा 2 से 5 तक के होते थे। इसके लिए बच्चों को लगभग 100 गज की दूरी पर खड़ा करके गणित का एक टेढ़ा सवाल पूछा जाता था और जो बच्चा सवाल का उत्तर उस दूरी को तय कर सबसे पहले दौड़कर देता उसे प्रथम पुरस्कार मिलता था। इस प्रश्न का उत्तर हमेशा बिना किसी लेखन सामग्री के सहारे के लिए सिर्फ जबानी देना पड़ता था, जिसे मेंटल कहा जाता था। मैं गणित दौड़ में हमेशा प्रथम आता था, जिसके कारण स्कूल के सारे अध्यापक मुझसे बहुत प्रसन्न रहते थे। यही कारण था कि मुझे कक्षा 3 में फेल करने पर बाबू साहब बलराम सिंह के डांटने पर मुंशी जी 1 महीने के बाद पुनः पास करके कक्षा 4 में ले आए थे। किंतु हफ्ता 10 दिन में घूम फिर कर मुंशी जी 2 रुपए पसकराई ना दिए जाने की शिकायत जरूर दोहरा दिया करते थे। तो सोचिए किस तरह के अध्यापक उस वक्त हुआ करते थे। देश आजाद हो गया, लेकिन ऐसे अध्यापक मेरिटधारियों का कुछ ना हो सका। हकीकत यह थी कि उन दिनों मेरे जैसे परिस्थिति वाले बच्चों के लिए 2 रुपया जुटाना एक बड़ा संघर्ष था। मेरे घर वाले बड़ी नफरत के साथ कहते थे कि यदि पैसा ही देकर पास होना है तो इसे पढ़ाने से क्या फायदा। वे समझते थे कि मैं पढ़ने में कमजोर हूं, इसीलिए इम्तिहान में फेल हो जाता हूं, जिसके कारण पसकराई देना पड़ता है। वे ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि पसकराई एक प्रकार की घूस है जो हर किसी को देनी पड़ती है, जिसका अच्छी खराब पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं था। तो ये है सारी बात। क्योंकि दलितों के घर में निरक्षरता, अंधविश्वास, अशिक्षा का इतना प्रचार प्रसार होता था कि उनके लिए समझना मुश्किल था कि उनका बच्चा इंटेलिजेंट भी हो सकता है दूसरों से। हमेशा यही लगता रहा कि पैसे न देने के कारण उनको वो फेल हो जाया करते हैं क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं। ये एक त्रासद घटना मैं तो कहूंगी। यद्यपि उन दिनों भी सरकार ने दलितों की फीस माफ कर दी थी, फिर भी हर महीने 2 पैसा हमें चुकाना पड़ता था। अन्य सभी सवर्ण छात्रों की फीस प्रति माह 54 थी, 25 पैसा जो अब तो बंद हो चुका है। उस समय के भारत में वर्तमान मुद्राओं का प्रचलन नहीं हुआ करता था। रुपया आना तथा पैसा चलता था जो इंग्लैंड के शासन काल के थे। सिक्के 1 पैसा, अधन्नी, एकन्नी, दोवन्नी, चवन्नी, अठन्नी और 1 रुपया होते थे, जिन पर इंग्लैंड की रानी या राजा के चित्र बने रहते थे। मैंने देखा है, मेरे पापा ने बहुत सारी रेजगारी जिसे वे कहते थे इकट्ठा कर रखी है इस तरह की। फिलहाल वो नहीं है अब हमारे साथ, लेकिन अभी भी उनके ये ट्रेजर बॉक्स में रखी हुई हैं। कागज के नोट 1, 2, 5, 10 तथा 100 रुपए के होते थे। पैसे वाले सिक्के 2 प्रकार के होते थे। आजकल के 50 पैसे के सिक्के के बराबर तांबे का बना एक सिक्का होता था, जिसके बीच में एक बड़ा गोल छेद होता था, जिसे गांव वाले छेदवा पैसा कहते थे, तथा दूसरा एक पैसे वाला सिक्का आज के रुपए वाले बड़े सिक्के के बराबर तांबे का ही बिना छेद वाला होता था, जिसे डब्बल कहा जाता। छेदवा पैसों की करधनी में गूंथ कर जनजात शिशुओं को कमर में पहनाना दलितों के बीच बड़ा शुभ माना जाता था। ये सारे सिक्के क्योंकि मेरे पापा के ट्रेजर बॉक्स में हैं, इसीलिए मैंने देखे हैं और मैं समझ पा रही हूं कि वे किस तरह के सिक्के होते हैं। आप में से भी मैं समझती हूँ बहुतों ने देखे होंगे अपने बड़े बुजुर्गों के पास, और आजकल तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे मैंने देखा है पुराने सिक्के
बिक भी रहे हैं, जिन्हें आप खरीद सकते हैं। इसी शुभ प्रक्रिया में चवन्नियों के एक सिरे में सोनार द्वारा हुक लगाकर धागे की बनी मोटी रस्सी में गूंथकर जंतर बनाकर बच्चों के गले में पहनाया जाता था। अधन्नी, एकन्नी तथा दुअन्नी वाले सिक्के गिलिट तथा अन्य चांदी के बने होते थे। 1 रुपए वाला चांदी का सिक्का आज के रुपए वाले सिक्के से काफी बड़ा तथा मोटा वजनी होता था, जिस पर रानी विक्टोरिया का चित्र होता था। एक सिक्के को हमारे गांव के दलित बिस्टोरिया कहते थे। बुढ़िया, बूढ़े तथा व्यक्ति इसी बिस्टोरिया के सिक्कों को बचा बचाकर घर की जमीन में छिपाकर गाड़ देते थे। कभी कभी बिना किसी को बताए ही ये व्यक्ति मर जाया करते थे। ऐसे सिक्के वर्षों तक जमीन में छिपे रहते थे। कभी कभी गांव में अक्सर सुनने को मिलता था कि घर गिर जाने पर पुनर्निर्माण के लिए नींव खोदते समय ये सिक्के मिट्टी की बनी हंडिया में मिल जाया करते थे। ऐसी हड्डियों में कभी कभी सोने चांदी के गहने भी मिला करते थे। ऐसे ही कुछ छिपे हुए खजानों की तलाश के लिए गांव में उस समय रहने वाले ओझा और तांत्रिकों के चक्कर में कई व्यक्ति अपने बच्चों की बलि तक चढ़ा देते थे। इस तरह की खबरें आज भी कभी कभी अखबारों में मिल जाती हैं। तो आज का ये एपिसोड यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में आगे के रोचक किस्सों के बारे में हम सुनेंगे। आगे और भी ज्यादा रोचक किस्से हैं जिसे सुनाने के लिए मैं भी बेताब हूं, जितने आप सुनने के लिए हैं। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।